दोस्तों कैसे सब लोग, आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन आता है और साथी अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं या गलत बना देते हैं। तो दोस्तों आप सभी साथी आज अंतिम तक बने रहे। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और ट्रिक को भी सीखेंगे और सभी क्वेश्चन को विस्तार से उसका एक्सप्रेशन करते चलेंगे ताकि हमारे सभी साथी का बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके। जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का है सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले प्रश्न है मेरे भाई, पेपर में आने वाले प्रश्न। तो आप लोग एकदम अंतिम तक बने रहिएगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और लेकर के बैठिए ताकि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे उसका आप लोग ऑप्शन नंबर वहां पे नोट करते जाइए और अंतिम में सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि कौन साथी का कितना नंबर आ रहा है। इससे क्या होगा ताकि पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है, कैसा तैयारी चल रहा है। दोस्तों चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संख्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। क्या बोल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जीन पियाजे साहब ने विकास के 4 अवस्था देने का काम किया है। क्या क्या है, तो एक में है मेरे भाई सेंसोरी मोटर। क्या है, सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर। 2 में क्या है, 2 में है हमारा प्री ऑपरेशनल। 2 में क्या है, प्री ऑपरेशनल। 3 में है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और 4 में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि सेंसोरी मोटर होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल होता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक और कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है मेरे भाई 7 से लेकर 11 वर्ष तक। उसका बाद फॉर्मल ऑपरेशन होता है 11 से लेकर के 11 से ऊपर। तो सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा और हम लोग इसके याद करने का निमोनिक्स भी आज सीख लेते हैं। किस चीज को याद करेंगे, तो SPCF, ठीक है, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सभी का हम लोग एज भी देख लिए और इसका निमोनिक्स भी सीख लिए, SPCF, ठीक है। ऐसे आपको चारों का चारों स्टेज याद रहेगा। अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण पूछ रहा है। तो हम लोग अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में 1 में दिया है विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो विचार या सोच में केंद्रीकरण क्या होता है मेरे भाई, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, आप देखते होंगे कि उसको अगर आइसक्रीम खाने का मन है तो उसके दिमाग में चलता है कि मुझे आइसक्रीम खाने का मतलब तो मेरे घर के सभी लोग आइसक्रीम ही खाएंगे, मतलब सभी का मन में आइसक्रीम खाने का ही है। तो बच्चा सोचता है अपने अनुसार। मान लीजिए कि बच्चा को अभी खिलौने से खेलने का मन है तो उसका मन में विचार चल रहा है कि हमारे पापा भी खिलौना से खेलेंगे, मम्मी भी खिलौना से खेलेगी। तो उसी को बोलते हैं सोच या विचार या सोच में केंद्रीकरण। बच्चा अपने अनुसार सेंट्रलाइज थॉट को रखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। परिकल्पित निगमनात्मक सोच होता है आपका फॉर्मल स्टेज में। क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मल स्टेज में। निगमनात्मक कहने का मतलब होता है कि बच्चा को कोई चीज जब हम पढ़ाते हैं तो पहले हम उसको नियम बताते हैं और उसके बाद उसको उदाहरण की ओर ले जाते हैं, तो ये हो गया निगमनात्मक, ठीक है। और वही अगर है आगमनात्मक, तो आगमनात्मक में क्या होता है, पहले बच्चा को हम लोग उदाहरण देते हैं, उसके बाद उसको नियम की ओर ले जाते हैं। तो अगर आपको टर्म दिख जाए, अगर आगमनात्मक आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल में, और ये निगमनात्मक सोच हो गया तो ये हो जाएगा मेरे भाई फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। उसके बाद संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये आता है कंक्रीट ऑपरेशन में। ये किस में आएगा, कंक्रीट ऑपरेशन में आएगा। उसके बाद अमूर्त सोच का विकास, तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये भी आ जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल में। यही अगर रहता मूर्त सोच का विकास या ठोस सोच का विकास तो हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है अमूर्त सोच का विकास, मतलब फॉर्मल स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने विचार को लेकर केंद्रीकृत होता है, ठीक है, उसमें केंद्रीकरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी छात्र को कोई दिक्कत,
उम्मीद है कि सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोड़ होना चाहिए। किस पर जोड़ होना चाहिए मेरे भाई बताइए? तो एक में है अभिवेदी या समरूपी निर्देश। अभिवेदी और समरूपी निर्देश नहीं भाई, ये तो नहीं चलेगा। आप सभी बच्चों को एक साथ दे देंगे निर्देश, एक समान दे देंगे, सबके लिए अलग अलग निर्देश होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। दूसरा क्या है? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। छात्रों के अलगाव की बात आप नहीं करेंगे, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। सामाजिक पहचान के आधार पर आप उसका अगर अलगाव करने की बात की तो आप अपराध कर रहे हैं, आप पर FIR हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए आपको क्लास में ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, ये सही है। अब जो बच्चा की जो क्षमता है उसको अगर आप अवसर दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, तो बच्चा और ज्यादा अपनी क्षमता का विकास कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर चौथा क्या है? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य निगेटिव टर्म में भाई क्या है? यह है निगेटिव टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। तो ऐसा अगर आपको दिख जाए तो ये काट देना है सीधा सीधी। हमको बच्चा को बनाना है मास्टरी ओरिएंटेड गोल, ठीक है, मतलब निपुणता अभिमुखी लक्ष्य, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे दिख जाए प्रदर्शन तो काट देना है, ये अगर होता निपुणता तो हम लोग इसको सही मानते, ठीक है। तो ये भी कट गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो एक में समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखिए जहां दिख जाए ना अटल सीधे काट देना है। अटल क्या है? निगेटिव टर्म में मेरे भाई, यहाँ आना चाहिए लचीला प्रक्रिया, तो ये क्या होगा? ये कट जाएगा, ये नहीं होगा। फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूप ये सही लग रहा है मेरे भाई। समरूप मतलब क्या होता है? एनालॉगी होता है, मतलब कोई बच्चा को पजल के माध्यम से और तरह तरह के खेल के माध्यम से, तरह तरह के उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, तो उसी को बोला गया समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मतलब एनालॉगी के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो ये सही है, लेकिन हम लोग और देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, जहां डर की भावना आ जाए उसको सीधे काट देना है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन, लगातार अभ्यास दिखे कि सीधे काटना है, ठीक है, सीधे मेरे भाई इसको काट देना है। क्या करना है? सीधे काट देना है। लगातार अभ्यास दिख जाए सीधे काटना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मेरे भाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? सबसे बढ़िया वाला होता है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होगा कि बच्चा किसी को दिखाने के लिए या कोई गिफ्ट के लालच में या अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए उसमें पढ़ता है। और आंतरिक वाला क्या होता है? वो अपने आप का विकास चाहता है, ठीक है मेरे भाई। तो आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे बेस्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोला, अधिगम की अभिप्रेरणा किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो एक में प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, अभी हम लोगों ने देखा है ना, वहां पे क्या था? एक था ना, क्या था बताइए? अभी हम लोग देखा है ना, परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, मतलब क्या था बोलिए? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखने का काम किया था ना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। देखिए यहाँ पे प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य था ना, तो यहाँ पे अब देखिए वही अभी हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, मतलब मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर जोर देकर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चा को अगर अभिप्रेरणा किस प्रकार कायम रखना है तो उसको मास्टरी ओरिएंटेड गोल की तरफ ले जाना होगा। बच्चा को मतलब उसके इंटरेस्ट के अनुसार सिखाना होगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी गलत हो जाएगा। यंत्रवत याद करने को देकर, ये भी गलत। बच्चों को दंड देकर, ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो। मेरे भाई जब आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो उसको कठिनाई कैसे होगा? मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, तो आप कोई काम के प्रति आंतरिक रूप से जो आप प्रेरित है तो आपको कितना हो कठिनाई आ जाए, कितना हो समस्या आ जाए, आप उस काम को कर ही के दम लेंगे, ठीक है। तो ये तो सही है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो,
अगर अधिगम अगर उसके सामाजिक संदर्भ में आप कराइएगा तो उसको तो और मजा आएगा, उसको समझने में, उसको पढ़ने में, उसको माहौल बनाने में और मजा आएगा। तो ये सही है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तो ये बात सही है। विषय वस्तु को मेरे भाई आप अगर बहुत रूप में या बहुत उदाहरण के माध्यम से उसको प्रस्तुत करेंगे तो उसके लिए तो और अच्छा बात है। बच्चा अच्छा सीख पाएगा, खुल के अपना विचार साझा कर पाएगा, सर्वांगीण विकास करने में उसको मदद मिलेगा, तो ये भी सही है। तो फिर यहाँ पे गलत क्या होगा, तो गलत हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ये मेरे भाई इसको कठिनाई पैदा करेगा, मतलब सीखने में कठिनाई, सूचना अलग अलग टुकड़ों में आप उसको दीजिएगा तो उसको कठिनाई पैदा करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द इसके क्वेश्चन का अच्छा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। तो सभी साथी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के और इसके ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना किस चीज को दर्शा रहा है मेरे भाई, तो ये दर्शा रहा है स्काफ फोल्डिंग को। मान लीजिए कि कोई बच्चा मैथ बना रहा है, मैथ का क्वेश्चन उसको अध्यापिका दे दी और वो बीच में फंस गया, तो मैं मैडम गई और वहां बीच में जो उसको थोड़ा सा मदद दे दी, थोड़ा सा उसको समझा दिया, थोड़ा सा गाइड कर दी, उसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, इसको बोलते हैं पार या ढांचा, मतलब टेम्पोररी हेल्प, जहां से बच्चा फिर आगे के प्रोसेस खुद कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में क्या है, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज हमको मिल गया राइट आंसर, क्योंकि यही मिल गया पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में बोला छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थ होगी, नहीं तो भाई बहुत ही फायदेमंद होगा। अर्थ कैसे होगा, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, नहीं भाई ये अभिप्रेरित करेगी। बच्चा के मन में आया कि नहीं भाई हम कोशिश करते तो मैम भी हमको गाइड करती है, हमको टेम्पोररी हेल्प देती है, तो उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वो नए नए क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा होगा प्रश्न बताइए मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, बात तो सही है। उसका ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, जहां दिख जाए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सीधे काट देना है, देखते नेगेटिव टैग वर्ड है। उसका पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए, जहां दिख जाए दोहराने, आगे पढ़ना ही नहीं, सीधे काट देना है, दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। उसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये बात सही है। मान लीजिए आप कोई क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा को प्रेरित कब समझेंगे, जब आप क्लास में बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है, वो किसी तरह का एक्टिविटी करता है और आपके साथ इंटरेक्शन करता है, तो आपको लगता है ना कि हाँ बच्चा जागरूक है, बच्चा एकदम एक्टिव है। तो उसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि बच्चा कक्षा में बच्चों को प्रेरित कैसे समझा जा सकता है। तो उसका एग्जाम्पल में क्या दिया है, वो शिक्षक से ऑप्शन में दिया है, वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, लेकिन और देख लेते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, ये भी नहीं चलेगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अभी क्या है पूर्व संक्रियात्मक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना जीन प्यारे साहब का विकास की चारों अवस्था, क्या था, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों स्टेज में से कौन का क्वेश्चन पूछा है, प्री ऑपरेशन का, किसका पूछा है, प्री ऑपरेशनल का पूछा है। तो प्री ऑपरेशनल का इसमें से इस चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। तो इसमें क्या है, एक में अनुत्क्रमणीयता, मतलब बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, इसमें होता है अपलटा भी, बच्चा इसमें पूर्व संख्यात्मक अवस्था में उलटना पलटना नहीं सीखता है। मान लीजिए कि आप उसको कोई बच्चा से पूछेंगे
इस अवस्था के बच्चा से कि बाबू 2 + 3 कितना होगा, तो अगर वो बता देगा 5, और उसी से अगर पूछेंगे कि 3 + 2 कितना होगा तो वो बता नहीं पाएगा, तो उसी को कहते हैं अनुत्क्रमणीयता। तो ये पूर्व संख्यात्मक अवस्था का विचार है, तो ये तो सही है मेरे भाई इसके अनुसार। फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सही बात है, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बच्चों में ध्यान करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है, ये भी सही है। फिर प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये चीज नहीं आता है, ये चीज मेरे भाई बच्चा में आता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर क्या है, अहम मान्यता, मतलब बोलता है, हम लोग इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म करने का मतलब होता है कि बच्चा सोचता है कि अगर मुझे अभी आइसक्रीम खाने का मन है तो मेरे पिताजी को भी आइसक्रीम खाने का मन है, मेरी माँ को भी आइसक्रीम खाने का मन है। अगर वो सोच रहा है कि मुझे टीवी पर कोई कार्टून पिक्चर देखना है तो वो सोचता है कि मेरी माँ को भी कार्टून पिक्चर देखना पसंद है, तो इसको बोलते हैं क्या, ईगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम मान्यता। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, बताइए। तो 1 नंबर में है, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, गलत, ऐसा कुछ उनका मानना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, एकदम सही बात है, क्योंकि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये सही बात है, उन्होंने इसका समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विशिष्ट परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा कुछ इसमें कोई प्रक्रियाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, ये एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत नहीं कहता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ऐसा वो कुछ नहीं कहता है। ऑप्शन नंबर 2 में है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये भी ऐसा बात भी वो नहीं कहता है, वो क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सही बात है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चौथा में, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरे भाई बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो आप जानते हैं कि किसी में होती है संगीत की बुद्धि, किसी में होती है किताब अच्छा पढ़ने की बुद्धि, किताब अच्छा लिखने की बुद्धि, मतलब किसी में लेखन कला होता है, किसी में संगीत का कला होता है, किसी में आप देखते होंगे कि खूब अच्छा स्पीकर है, किसी में देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा मतलब डॉक्टर है, तो सब क्या है, सबका अलग अलग बुद्धि है ना, इसलिए कहा कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 में, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, गलत, बच्चा को बच्चा से पढ़ाइएगा तो फिर बच्चा नहीं पढ़ेगा, समझे ना, उसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 में, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, यह सही बात है, बच्चों के अनुसार आप माहौल बनाए, मतलब माहौल को क्रिएट करिए और उनको मोटिवेशन वाला इंस्ट्रक्शन दीजिए ताकि बच्चा प्रेरित हो सके। उसका 3rd में है, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऐसा भी कुछ नहीं है, उनके प्रति नहीं होने पर नहीं होना है मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए बताइए मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में बोला जनन पूर्व अवधि, बताइए जन्म से पहले बच्चे में भाषा अर्जन का विकास होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो किसमें होगा, प्रारंभिक बाल अवस्था में होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, मध्य बाल अवस्था नहीं होगा, किशोरावस्था में भी नहीं है, प्रारंभिक बाल अवस्था में भी शुरू हो जाएगा भाषा के अर्जन एवं विकास। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत देने का किसने काम किया था,
तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने देखते मार देना है। ऑप्शन नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की साहब। बताइए कोई भी साथी को कंफ्यूजन होगा यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना और सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मेरे भाई, जब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जब समझ लेते हैं ना, तो आपको समझिए कि 50% क्वेश्चन उस समय सॉल्व हो जाता है। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 में विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, सीधा गलत। श्रेणी तो करना ही नहीं है, श्रेणी निश्चित तो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 2 सही बात है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। थर्ड में क्या है? विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऐसा तो करना ही नहीं है, अपराध हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी साथी को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन साथी का कितना नंबर आया। दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि सभी साथी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सभी साथी अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होंगे। दोस्तों जो भी साथी को वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।